मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर। और मॉडल टेस्ट पेपर को ही शुद्ध हिंदी में हम कहते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। 2020-21 हमारा सेशन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका के प्रश्नों के बारे में और साथ में रचनात्मक लेखन के प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस मॉडल टेस्ट पेपर के 3 भाग हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हम अपठित गद्यांश और पद्यांश, हमारी व्यवहारिक व्याकरण और साथ में हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित पठित गद्यांश और पद्यांश और अभ्यास के प्रश्नों के ऊपर विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। इसके लिए आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम हमारे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में कृतिका से संबंधित प्रश्न उत्तर और साथ में रचनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्न उत्तर पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका में सिर्फ 3 पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे तो कृतिका में कुल 5 पाठ हैं, लेकिन 2 पाठ हमारे सिलेबस में नहीं हैं। सबसे पहला पाठ हमारा है माता का अंचल, जो आप पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। दूसरा हमारा पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक, ये एक व्यंग कहानी है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा हमारा पाठ है साना साना हाथ जोड़ी। इन तीनों पाठों में से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 में से 2 प्रश्न आपने हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के आपको 3 अंक मिलेंगे, यानी कृतिका हमारी कुल 6 अंकों के लिए आने वाली है। इसलिए तीनों पाठ आपने अच्छे से पढ़ने हैं, उनकी कहानी आपने अच्छे से समझनी है और अच्छे से आप इसमें से 6 में से 6 अंक ले सकते हैं। आइए देखते हैं कृतिका से संबंधित हमारे प्रश्न। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 13 का पहला भाग है, माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि तत्कालीन व वर्तमान समय में बच्चों की खेल सामग्रियों में क्या परिवर्तन आए हैं। बच्चों के खेलों में हुए परिवर्तनों का उनके मूल्यों पर कितना प्रभाव पड़ा है। और ये प्रश्न हम माता का अंचल पाठ करते समय कर चुके हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। इसे भी हम अच्छे से कर चुके हैं। और हमारा तीसरा प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में कहा गया है कि कटाव पर किसी दुकान का न होना वरदान है, ऐसा क्यों? भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा तीनों ही प्रश्न हमारे तीनों पाठों से दिए गए हैं। माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी। इन तीनों प्रश्नों में से किन्हीं 2 को आपने हल करना है और कुल अंक हमारे रहेंगे 6। यहाँ पर हमारी उत्तर कुंजी दी गई है, यानी आंसर की दी गई है। इसमें आप तीनों प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न था, माता का अंचल पाठ में भोलानाथ और उनके साथियों के जो खेल होते हैं वो आज के खेलों से किस तरह से अलग हैं। तो पाठ में हमने देखा भोलानाथ और उसके साथी सामूहिक रूप से मिलकर खेलते थे। उनके खेलने की सामग्री बच्चों द्वारा स्वयं ही बनाई जाती थी। बच्चे घर की अनुपयोगी वस्तुओं से अनेक प्रकार के खेल खेल लेते थे, उसी सामग्री का प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल प्लास्टिक के खिलौने आ गए हैं, वीडियो गेम आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आ गए हैं, टीवी देख सकते हैं, अनेक ऐसे मनोरंजन के साधन आ गए हैं कि भोलानाथ और उनके साथियों के जो खेल हैं आज के बच्चों के खेल से बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। और इन सभी खेलों के साथ साथ बच्चों में नैतिक मूल्यों में भी परिवर्तन आया है। वर्तमान समय में बच्चों द्वारा जो खेल खेले जाते हैं उन्होंने बच्चों को एकाकी बना दिया है, यानी वो समूह में नहीं खेलते हैं। घर छोटे हो गए हैं, शहरीकरण हो गया है, बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, समूह में नहीं खेल पाते हैं। आजकल सभी बच्चे अपने घरों में एकाकी खेल ज़्यादा खेलते हैं और अपने तक सीमित रहने की वजह से बच्चों में सहयोग, सहभागिता और सामाजिकता के गुणों में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। आजकल के जो बच्चे हैं उनमें सहयोग की भावना इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि भोलानाथ और उनके साथियों में देखी जाती है। आपके दिमाग में कोई नया विचार आता है जो इसी प्रश्न से संबंधित है, तो आप उसको भी अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि किस तरह से आपके जो खेल हैं और भोलानाथ और उनके साथियों के जो खेल हैं वो किस तरह से अलग अलग हैं और साथ में किस तरह के नैतिक मूल्यों में बदलाव आया है। दूसरा हमारा प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। हालांकि हम आज़ाद हो गए हैं, अंग्रेजों के चंगुल से हम छूट चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो मानसिकता है उनके चंगुल में इस कदर से उलझी हुई है कि हम स्वतंत्र रूप से नहीं सोच पाते हैं। उनके मन में आज भी अंग्रेजों की गुलामी और स्वामी भक्ति बसी हुई है और इसी मानसिकता के कारण सरकारी तंत्र जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर इतना चिंतित है। जो कि एक छोटी सी बात थी उसको इतना महत्व दिया जा रहा है। उन्हें अंग्रेजों के मान सम्मान की चिंता अपने मान सम्मान से ज़्यादा दिखाई दे रही है। उनको लगता है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर अगर नाक नहीं लगाई जाएगी तो हमारे देशवासियों की नाक कट जाएगी, जो कि बिल्कुल ही गलत सोच है।
और इस तरह सरकारी तंत्र अपनी मानसिक गुलामी और चाटुकारिता को दर्शाता है। यही सोच इसके माध्यम से दिखाई गई है। और प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, ऐसा क्यों कहा गया है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ में हमने देखा, लेखिका जब कटाव पर घूमने जाती है तो वहां पर किसी भी दुकान को ना देखकर हैरान हो जाती है और साथ में मानती है कि ये उसके लिए वरदान है। यदि स्थान पर दुकानें होती तो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ जाती, वाहनों का आवागमन बढ़ जाता और जिससे कि प्रदूषण बढ़ता, साथ में तापमान भी बढ़ता और साथ ही लोग वहां की दुकानों से सामान खरीदते। सामान खरीदने के बाद जो प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन है, उसको वो इधर उधर फेंकते और इस तरह से आसपास का वातावरण दूषित होता, गंदा होता। इसलिए कहा गया है कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। और इसीलिए कटाव का जो वातावरण है वो बिल्कुल स्वच्छ है, वहां पर किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं देखा जाता है और इसीलिए वहां पर बर्फ भी पड़ती है। और कटाव की तरह भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। वहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा सकता है, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग किया जा सकता है, वृक्षों को वहाँ पर नहीं काटा जाए, साथ में अनेक वृक्ष लगाए जा सकते हैं ताकि वहाँ का वातावरण स्वच्छ रहे और साथ में प्रदूषण भी ना हो। नदियों के जल को दूषित होने से बचाया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और इन सब में जो हमारे युवा नागरिक है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा सकते हैं, सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं और साथ में कुछ नियम भी बनाए जा सकते हैं और उन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान भी किया जा सकता है। इस तरीके से युवा पीढ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और सरकार भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है ताकि भारत के अन्य जो प्राकृतिक स्थान है उनको भी वरदान बनाया जा सके। आप अपने सुझाव और अपने विचार भी यहाँ पर लिख सकते हैं और इस तरह से कुल हमारे 3 प्रश्न है, तीनों में से 2 प्रश्न आपने हल करने हैं और इसके बाद हमारे रचनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्न शुरू हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 में आपको अनुच्छेद लेखन करना है। अनुच्छेद लेखन से संबंधित आपको प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेद लेखन में आपको कोई भी विषय दे दिया जाएगा और विषय को देखते हुए, समझते हुए आपने 80 से 100 शब्दों में उसके ऊपर अनुच्छेद लिखना है। इस बार अनुच्छेद लेखन हमारा 5 अंक के लिए रहेगा। इससे पहले हमारा 10 अंक के लिए आता था, तो इस बार थोड़ा सा कम आपको लिखना पड़ेगा। वैसे तो हम कुछ कह नहीं सकते अनुच्छेद लेखन से संबंधित कौन कौन से विषय आ सकते हैं, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस साल की परिस्थितियां बिल्कुल ही परिवर्तित हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में जो हमारा सिलेबस है वो भी कम कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कोरोना से संबंधित कोई विषय आपको जरूर दिया जा सकता है, इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये विषय आपको कैसे दिया जाएगा? कोरोना महामारी के बारे में जानकारी आपसे पूछी जा सकती है या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, या क्या परिवर्तन आया है, देश में क्या परिवर्तन आया है, किस तरह की परिस्थितियों का आपने सामना किया है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, इसके बारे में कोई भी बात आपको जोड़कर दे दी जाएगी। यानी कोरोना से संबंधित आपके पास एक विषय आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में कुछ विषय हमेशा ही महत्वपूर्ण रहते हैं, जैसे विद्यार्थी जीवन का महत्व, समय का सदुपयोग, अनुशासन का हमारे जीवन में महत्व, सोशल नेटवर्किंग, वरदान या अभिशाप, स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर, महानगरीय जीवन, बीता समय फिर नहीं लौटता, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इस तरह के जो विषय हैं वो बार बार हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये ऐसे विषय हैं जो हमारी सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए हैं। तो सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं और साथ में जो वर्तमान में हो रहा है उससे संबंधित विषय आपके अनुच्छेद लेखन में दिए जा सकते हैं। तो कोरोना से संबंधित आने के चांसेस इस बार बढ़ जाते हैं, तो कोरोना से संबंधित आपको जानकारी पता होनी चाहिए, साथ में किस तरह के उपाय हम कर सकते हैं, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है, इससे संबंधित कोई भी विषय आपको दे दिया जाएगा। इस साल जैसा कि हम ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कक्षाओं से संबंधित कोई विषय दिया जा सकता है। सोशल मीडिया का हम इतना यूज कर रहे हैं तो सोशल मीडिया से संबंधित कोई विषय आपको दिया जा सकता है। तो जो भी विषय आपका आएगा वो आसपास की समस्याओं से संबंधित हो सकता है या फिर आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो सकता है। सफलता की कुंजी, मन की एकाग्रता, सफलता प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। इस तरह के टॉपिक आपको दिए जा सकते हैं। साथ में पश्चिम की ओर बढ़ते कदम, पाश्चात्य संस्कृति को हम कितना अपना रहे हैं, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इंटरनेट का प्रभाव, इंटरनेट का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है, इससे संबंधित आपको विषय दिए जा सकते हैं। हमारी बदलती जीवन शैली, हमारी जीवन शैली किस तरह से बदल गई है, वृक्षारोपण, वृक्षों का कितना महत्व है हमारे जीवन में, हमारा भारतवर्ष, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी, इस तरह के जो विषय हैं वो हमेशा ही महत्वपूर्ण रहते हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं।
आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में हमें कौन कौन से विषय दिए गए हैं अनुच्छेद लेखन के लिए। सबसे पहला विषय आपके पास है परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा। परीक्षा से पहले मैं कैसा महसूस करता हूँ। हर विषय के साथ साथ आपको कुछ संकेत बिंदु भी दिए जाएंगे। संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको पूरा का पूरा आपका अनुच्छेद लिखना है। यहाँ पर कुछ संकेत बिंदु आपको दिए गए हैं, आप इनको हेडिंग की तरह प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा नाम से भय, कि परीक्षा से आपको किस तरह का भय लगता है, कैसा आप महसूस करते हैं। पर्याप्त तैयारी, तैयारी का और डर का क्या संबंध है, क्योंकि तैयारी हमारी पूरी नहीं होती तभी हमारे मन में डर होता है। अगर तैयारी हमारी अच्छी होती है तो हमारा डर वैसे ही भाग जाता है। प्रश्न पत्र देखकर भय दूर हुआ, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है और सभी प्रश्नों को आप जानते हैं तो जैसे ही प्रश्न पत्र आपके सामने आता है, सभी प्रश्न आपको आते हैं तो आपका डर वैसे ही दूर भाग जाता है। तो इन्हीं महत्वपूर्ण संकेतों के आधार पर आपको अपना पूरा अनुच्छेद लिखना है। कुल आपके 80 से 100 शब्द होने चाहिए, यानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपके शब्द हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी सीमा है वो 80 से 100 के बीच में होनी चाहिए और कुल अंक आपके रहेंगे 5। दूसरा हमारा विषय है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विशेष रूप से इस वर्ष, तो इसीलिए कोरोना वायरस से संबंधित कोविड-19 महामारी से संबंधित आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर संकेत बिंदु दिए गए हैं। कोरोना का संक्रमण, तो किस तरह से संक्रमण बढ़ा, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये सारी बातें आप इस अनुच्छेद में लिख सकते हैं। बचाव के उपाय, किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय हम अपना सकते हैं। लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव तो हम सभी देखते हैं, लेकिन लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव आपने क्या महसूस किए, उनके बारे में आपने लिखना है। तो 3 संकेत बिंदु आपको दिए गए हैं, तो इन्हीं को आप हेडिंग बनाकर इन्हीं को आप विस्तार से लिख सकते हैं। तीसरा हमारा है विषय जंक फूड। जंक फूड भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बार बार पूछा जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में जंक फूड के जो दुष्परिणाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पर भी संकेत बिंदु आपको दिए गए हैं। जंक फूड क्या होता है, पहले तो आपको परिभाषा बतानी है, क्या समझते हैं आप जंक फूड से। युवा पीढ़ी और जंक फूड, युवा पीढ़ी का जंक फूड के साथ जो संबंध है, किस तरह से युवा पीढ़ी जंक फूड की तरफ आकर्षित हो रही है और संतुलित जो भोजन होता है, घर का बना हुआ जो भोजन होता है, उससे दूर होती जा रही है, इसके बारे में आपने लिखना है। तीसरा हमारा संकेत बिंदु है जंक फूड खाने के दुष्परिणाम, यानी जंक फूड खाने से किस तरह की बीमारियां हो सकती है, किस तरह का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्या क्या इसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं, इसके बारे में आपने विस्तार से लिखना है। यहाँ पर कुल 3 विषय आपको दिए गए थे अनुच्छेद लेखन के लिए, तीनों में से एक आपको करना है और साथ में जो संकेत बिंदु है वो हमारी मदद करते हैं ताकि हम अच्छे से उस पूरे के पूरे विषय को विस्तार से लिख सकें। कुल 5 अंक के हिसाब से आपको लिखना है और जो भी विषय आपका दिया जाएगा उससे आप परिचित होंगे, क्योंकि आसपास से संबंधित समस्याओं से संबंधित या आसपास की जानकारी से संबंधित ही विषय आपको दिया जाएगा। ऐसा कोई बिल्कुल नया विषय आपको नहीं दिया जाएगा जिसकी आपको जानकारी नहीं होगी। बस आपको उसके बारे में अच्छे से विस्तार से अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। और हाँ, लिखते समय प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। साथ में बीच बीच में आप कोई कोटेशन यूज कर सकते हैं, कोई दोहा आप लिख सकते हैं ताकि और प्रभावशाली आप इसे बना सके। अगर कोई चित्र बनाना चाहते हैं तो आप चित्र भी बना सकते हैं। चित्र बनाने से, अच्छे से हेडिंग डालने से, साथ में कोई कोटेशन डालने से, कोई श्लोक या दोहा डालने से जो प्रभाव होता है वो और अधिक बढ़ जाता है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको बिल्कुल एक पैराग्राफ्स की तरह लिखते हैं, अनुच्छेद की तरह लिखते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। इसको आपने पूरा हेडिंग डाल के अच्छे से आकर्षक तरीके से लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है और आपको अंक प्राप्त करने हैं। तो 5 में से 5 अंक प्राप्त करने के लिए आपको उसको प्रभावशाली बनाना होगा। बिल्कुल सीधे तरीके से, बिल्कुल बिना लाइन छोड़े, बिना हेडिंग बनाए और बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अनुच्छेद की तरह लिखेंगे तो वो इतना प्रभावशाली नहीं दिखता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपने लिखने का सही तरीका अपनाना है, अपने अनुच्छेद को प्रभावशाली बनाना है ताकि 5 में से आप 5 अंक प्राप्त कर सकें। अनुच्छेद लेखन के बाद आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करवाने का अनुरोध करते हुए एक पत्र 80 से 100 शब्दों में लिखिए। यानी यहाँ पर पत्र लेखन करना है आपने, और पत्र लेखन आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसका अभ्यास कर चुके हैं। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, परीक्षा में आपको एक औपचारिक पत्र दिया जाएगा किसी भी विषय से संबंधित और एक आपको अनौपचारिक पत्र दिया जाएगा। आपको चयन करना है कि आपको कौन सा लिखना है, जो आपको सबसे ज़्यादा सही लगता है, आसान लगता है, उसी का आप चयन करेंगे। अथवा करके आपको दूसरा पत्र भी दिया गया है। छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को एक पत्र 80 से 100 शब्दों में लिखकर प्रातःकाल नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, दोनों ही विषय बड़े आसान हैं, बड़े आराम से आप इनको लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र में क्या क्या औपचारिकताएं होती हैं उसको आपने ध्यान रखना है। अनौपचारिक पत्र में किस तरह से हमारा प्रारूप था उसको ध्यान रखते हुए उसी हिसाब से आपने लिखना है।
पत्र लेखन में कौन सा विषय आ सकता है, इसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो भी विषय आपको दिया जाएगा वो आसपास की समस्याओं से संबंधित होगा, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। बस आपको प्रारूप ध्यान में रखना है कि औपचारिक पत्र में किस तरह की औपचारिकताएं निभाते हैं और अनौपचारिक पत्र में किस तरह से हम शुरुआत करते हैं और किस तरह से पत्र का हम अंत करते हैं। इन बातों का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। पत्र लेखन भी हमारा कुल 5 अंक के लिए है और 5 अंक के लिए पत्र लेखन करते समय पत्र के प्रारूप को ध्यान रखना अति आवश्यक है। औपचारिक पत्र में किस तरह से हम लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र में किस तरह से लिखते हैं। आशा करती हूँ आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण का आग्रह करते हुए एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। प्यारे बच्चों, तीसरा जो हमारा टॉपिक है रचनात्मक लेखन में, वो विज्ञापन लेखन है। और विज्ञापन लेखन कैसे करना है इसके बारे में भी हम विस्तार से जान चुके हैं। विज्ञापन लेखन करते समय भी आपको विज्ञापन लेखन का प्रारूप पूरा अनुसरण करना है। विज्ञापन लेखन का प्रारूप होता है, हमें एक सीमा रेखा के अंदर विज्ञापन बनाना होता है और साथ में इसको आकर्षक बना सकते हैं और कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कोशिश करते हैं, यानी गागर में सागर भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं। चित्र बनाने से आपका विज्ञापन और ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई देता है। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि आपको 5 अंक प्राप्त करने हैं, तो जितना आप प्रभावशाली बनाएंगे, जितनी अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, उतने ही आपको अंक मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण का आग्रह करते हुए एक विज्ञापन बनाना है, यानी पानी को कैसे बचाना है, तो इसमें बहुत सारे चित्र आप बना सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारे निर्देश दिखा सकते हैं चित्रों के माध्यम से कि हमें पानी को बर्बाद नहीं करना है। और साथ में आप श्लोक भी लिख सकते हैं, कोई दोहा भी लिख सकते हैं, कोटेशन भी लिख सकते हैं। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 विकल्प हैं, दूसरा भी आपको दिया गया है। रोशनी मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। दूसरा विज्ञापन आपको मोमबत्ती से संबंधित बनाना है, तो मोमबत्ती रोशनी का प्रतीक है, तो रोशनी से संबंधित आप कोई दोहा प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें चित्र बना सकते हैं और भी प्रभावशाली आप इसे बना सकते हैं। तो दोनों में से एक आपको बनाना है, जो आपको अच्छा लगता है आप उसी का चुनाव कर सकते हैं और ये भी हमारा 5 अंक के लिए आएगा। विज्ञापन लेखन में कौन कौन से विषय आ सकते हैं इसके बारे में हम भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, हमारे आम जीवन से जुड़े हुए कोई भी विषय हमें दे दिए जाएंगे। जैसे कि पटाखों से संबंधित हो सकता है, प्रदूषण से संबंधित हो सकता है, बेटी बचाओ से संबंधित हो सकता है, यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित हो सकता है, कोरोना वायरस से संबंधित भी आ सकता है कि किस तरह से आप बचाव करेंगे, कौन कौन से नियम का पालन करेंगे। तो कोई भी ऐसा विषय जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, यानी कोई नया विषय नहीं दिया जाएगा जिसको आप जानते ही नहीं हैं। इस तरह का विषय दिया जाएगा जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो जो विषय आने वाला है उसके बारे में चिंता नहीं करनी है, आपको अच्छे से प्रारूप की प्रैक्टिस करनी है और किस तरह से आपने अपने विषय को प्रभावशाली बनाना है। जितना आप क्रिएटिविटी दिखाएंगे, जितना आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे, उतने ही आपको पूरे अंक मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। अपनी छोटी बहन के जन्म दिवस पर उसे एक बधाई संदेश 30 से 40 शब्दों में लिखिए। हम जानते हैं रचनात्मक लेखन में संदेश लेखन को इसी वर्ष हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है। और संदेश लेखन कैसे करना है, ये कुछ हमारे विज्ञापन लेखन के तरीके से ही होता है और किस तरह से इसे भी हम प्रभावशाली बना सकते हैं, इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको 2 विषय दिए गए हैं, दोनों में से एक आपको करना है और ये भी हमारा कुल 5 अंक के लिए रहेगा। अपनी छोटी बहन के जन्म दिवस पर उसे बधाई संदेश लिखना है, तो ये तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे आप ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे क्रिएटिविटी दिखाते हैं, तो यहाँ पर आप अच्छे से चित्र बना सकते हैं। एक सीमा रेखा के अंदर आप बहुत अच्छा सा संदेश अपनी छोटी बहन के लिए लिख सकते हैं। दूसरा हमारा विषय है शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने हिंदी शिक्षक के लिए एक भावपूर्ण संदेश 30 से 40 शब्दों में लिखिए। इसे भी आप बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, जब भी कोई विषय दिया जाता है तो आपको परेशान नहीं होना कि ये हमें क्या बोला गया है लिखने के लिए। रचनात्मक लेखन का मतलब क्या है कि आप अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो जैसे ही कोई विषय आपको दिया जाता है तो आपको खुश होना है। सबसे पहले उस विषय को शांति से देखना है, देखने के बाद उसको समझना है कि इसमें मैं क्या अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता हूँ। तो ऐसा कोई नया टॉपिक आपको नहीं मिलेगा जिसका आपको मतलब ही ना पता हो या फिर जिसके बारे में आप जानकारी ही ना रखते हो। ऐसा कोई विषय हमारा नहीं आता है। आसपास की सभी चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होती है। बस अपनी उसी जानकारी को हमें प्रभावशाली तरीके से, शुद्ध भाषा में अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना है, लिखना है, ताकि पूरे अंक हम प्राप्त कर सकें। आशा करती हूँ रचनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको खुद ही करने हैं।
आप अपनी क्रिएटिविटी से एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं, एक अच्छा पत्र लिख सकते हैं, एक अच्छा विज्ञापन बना सकते हैं और एक अच्छा संदेश लिख सकते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना कि कौन सा विषय आने वाला है। विषय आपको अच्छे से पता होगा, उसके बारे में जानकारी भी आपको होगी, क्योंकि हमारे आसपास से ही कोई विषय चुना जाता है। कोई बिल्कुल नया विषय आपको नहीं दिया जाता है। बस आपको अच्छे तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करना है, प्रभावशाली तरीके से लिखना है और विशेष रूप से शुद्ध भाषा का ध्यान रखना है, क्योंकि शुद्ध भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप अशुद्धियाँ करते हैं या फिर भाषा शुद्ध नहीं लिखते हैं तो वहाँ पर आपके अंक कट जाते हैं। आइए रचनात्मक लेखन से संबंधित हमारी आंसर की देखते हैं, उत्तर कुंजी देखते हैं, जिससे हमें मदद मिलेगी कि किस तरह से हमारे अंक कट सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा है और इसमें हमारी आंसर की आप देख सकते हैं। 3 में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर एक अनुच्छेद 80 से 100 शब्द सीमा में लिखना है। 5 अंक हमारे हैं और किस तरह से मार्किंग स्कीम है। भूमिका होती है इंट्रोडक्शन। जो भी टॉपिक आपका दिया गया है उसको सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देना है, उसके बारे में बताना है, प्रस्तावना देनी है। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, भूमिका एक ही होती है और अच्छे से अगर आप उसके बारे में बताते हैं तो 1 अंक आपका मार्किंग स्कीम में दिया गया है। उसके बाद विषय वस्तु, जितने भी आपके संकेत बिंदु दिए गए हैं उनको आप विस्तार से लिखते हैं तो वो हमारे कुल 3 अंक का रहेगा। और भाषा यानी भाषा की शुद्धता होना और भाषा प्रभावशाली होना और शुद्ध होना, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इसका आपको 1 अंक मिलेगा। अगर आपने भूमिका नहीं लिखी है, भाषा आपकी अशुद्ध है, तो आप देख सकते हैं कि आपके 2 पॉइंट वैसे ही कट जाते हैं। विषय वस्तु से संबंधित 3 अंक बचते हैं और 3 में से आपको कितने मिलेंगे वो निर्भर करता है कि आपने कैसा अनुच्छेद लिखा है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल सही तरीके से, प्रभावशाली तरीके से, शुद्ध हिंदी में, शुद्ध भाषा में आपने अपना अनुच्छेद लिखना है ताकि पूरे 5 अंक आपको मिल सके। इसीलिए हम मार्किंग स्कीम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। मार्किंग स्कीम में क्या दिया गया है। 2 में से किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना है। आरंभ और अंत की औपचारिकताएं 1 अंक, यानी पत्र का प्रारूप आपने यहाँ पर फॉलो करना है। बिना पत्र के प्रारूप के आपका 1 अंक कट सकता है। आरंभ में क्या लिखा जाता है, शुरुआत में क्या लिखा जाता है और अंत में क्या लिखा जाता है पत्र के, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसका आपको 1 अंक दिया जाएगा। विषय वस्तु, जो भी आपका विषय दिया गया है उससे संबंधित जो बातें आप लिखते हैं वो 3 अंक के लिए रहेगी। और यहाँ पर भी भाषा के लिए 1 अंक दिया गया है, यानी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए और साथ में आपकी भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए। इसीलिए आपको भाषा का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन मात्राओं की बहुत ज़्यादा गलती करने की वजह से आपका 1 अंक कट सकता है। प्रश्न नंबर 16 है। इसमें भी 2 में से किसी एक विषय पर आपको विज्ञापन लिखना है। विषय वस्तु, जो भी विषय आपको दिया गया है 2 अंक के लिए रहेगी। प्रस्तुति कैसी देते हैं आप, कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, कितना प्रभावशाली उसको बनाते हैं, 2 अंक रहेंगे आपके। और यहाँ पर भी भाषा का विशेष ध्यान रखना है। भाषा हमारी शुद्ध होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, 1 अंक के लिए रहेगी। प्रेजेंटेशन के 2 अंक है, यानी प्रभावशाली तरीके से आपको प्रस्तुतिकरण देना है। आप चित्र बना सकते हैं, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, कितनी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 17 हमारा है। 2 में से किसी एक विषय पर संदेश लिखना है और यहाँ पर रचनात्मक प्रस्तुति, कितनी क्रिएटिविटी आप दिखाते हैं, कितनी रचनात्मकता आप दिखा पाते हैं, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आप देते हैं, कितना अच्छा प्रस्तुतिकरण करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। 2 अंक रहेंगे। विषय वस्तु आपकी 2 अंक की रहेगी और भाषा यहाँ पर भी 1 अंक की है, यानी भाषा का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। इसीलिए शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है, मात्राओं की गलतियाँ नहीं करनी है और साथ में प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना है। कई बार क्या होता है कि हम अपने घरों में जो स्थानीय भाषा बोलते हैं वो हमें बहुत अच्छे से आती है और उसी का प्रयोग हम लिखने में भी करते हैं, तो हमें लगता है कि हम सही लिख रहे हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से, शुद्ध भाषा की दृष्टि से वो शुद्ध नहीं मानी जाती है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके विचार बहुत अच्छे होते हैं लेकिन स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं या वाक्य की संरचना गलत करते हैं। इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि व्याकरण की दृष्टि से, पुस्तक की दृष्टि से हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। हमारे मॉडल टेस्ट पेपर में कुल 17 प्रश्न थे। 17 प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आशा करती हूँ आपको महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी और साथ में अनुच्छेद लेखन में, पत्र लेखन में, विज्ञापन लेखन में और संदेश लेखन में कौन सा विषय आने वाला है इसको लेकर हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो भी विषय आएगा जरूर आपने उसके बारे में सुना होगा या उसकी जानकारी आपको पक्का से होगी। बस आपको किस तरीके से प्रस्तुतिकरण करना है, कितना प्रभावशाली बनाना है, ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है।
तो हम ये बिल्कुल भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कौन से विषय आ सकते हैं, लेकिन जो विषय महत्वपूर्ण है उनकी बातचीत हमने की है। और कोरोना वायरस से संबंधित आपको विज्ञापन लेखन भी आ सकता है, आपसे पत्र के बारे में भी लिखवाया जा सकता है कि अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए जिसमें आप कोरोना वायरस से बचने के उपाय बता रहे हैं। कोरोना वायरस से संबंधित आपका अनुच्छेद लेखन भी आ सकता है, एक संदेश लेखन भी आ सकता है। तो कोरोना वायरस इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है और किस तरह से इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा है, हमारे समाज पर पड़ा है, हमारे देश पर पड़ा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, इन सभी बातों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार भी होना चाहिए। अगर ये विषय आ जाता है तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं कोशिश करूंगी कुछ और हमारे मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने की, ताकि आपकी अच्छे से और प्रैक्टिस हो जाए, जिसमें हम व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्न तो आप हल कर ही लेते हैं। तो व्याकरण में जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं उनके बारे में हम विस्तार से काफ़ी मॉडल टेस्ट पेपर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और इससे संबंधित वीडियो मैं जल्दी ही बनाने की कोशिश करूंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। और साथ में मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।